डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। यह जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जो आपकी संशोधित सिलेबस में जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के होने के बाद जो नई ब्लूप्रिंट आई है, उस नई ब्लूप्रिंट का यह कॉपी है। यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि इकाई नंबर 1, वैसे तो भौतिक जगत है, लेकिन अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 2 से तो मात्रक एवं मापन है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम इसी मात्रक एवं मापन के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपके बुक में जो दिया हुआ है, मापन, मात्रक एवं मापन, उसको आज की इस वीडियो सेशन में एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में मैं आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर देखा जाए इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो यहाँ पर 3 अंक टोटल इस चैप्टर के अंतर्गत आपको आवंटित है। 3 अंक टोटल इस चैप्टर के अंतर्गत आवंटित है। अगर आगे इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इन 3 नंबर में जो आपका एक प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ आने वाला है, और एक प्रश्न 2 नंबर का जो अति लघु उत्तरीय होता है वो आने वाला है। इस प्रकार से आपका 3 अंक इस चैप्टर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं इस चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो यहां हम आपके चैप्टर नंबर 1 में जो पढ़ने वाले हैं यहां पर बेसिकली वह आपका अध्याय 1 जो मात्रक एवं मापन है, उसमें सबसे पहले हम मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पढ़ेंगे। इसके पहले यहां पर देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान से जो परिचय आपका कराता है वह है भौतिक राशियां। तो हम सबसे पहले भौतिक राशियों को पढ़ेंगे और भौतिक राशियों की विमाएं पढ़ेंगे, विमीय सूत्र पढ़ेंगे, समीकरण पढ़ेंगे, विमीय विश्लेषण एवं इनके अनुप्रयोग, समीकरणों की विमीय संगति की जांच और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, ये सब पढ़ेंगे। सार्थक अंक पढ़ेंगे, अंकीय संक्रियाओं के नियम, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, अंक गणित में परिकलन, इसमें कुछ आपके हमारे द्वारा यहाँ पर जो बताए जाएंगे कुछ जैसे अवकलन वगैरह जो आते हैं, जो आपके साइंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी आपको समझाया जाएगा। तो आइए एक बेहतरीन सी क्लास स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 2 पर, जो कि आपका है मात्रक और मापन। आइए शुरू करते हैं। आप बहुत ही बेहतरीन सा इसी प्रकार से एकदम बेहतरीन ढंग से नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको अभी बताया गया कि आपका जो चैप्टर का नाम है, आपके चैप्टर का जो नाम है वह आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मापन एवं मात्रक। तो यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक की शुरुआत होती है वह है भौतिक राशियां। देखिए, फिजिक्स के अंतर्गत, यानी कि जैसे हम गणित पढ़ते हैं तो गणित का मुख्य आधार कौन सा है, गिनती है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 इत्यादि जो अंक हैं, ये आपके गणित के आधार हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान का जो मुख्य आधार है ना, वह है भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं कि वे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सके, वे सभी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। यानी इस संसार में आने वाली वे प्रत्येक चीजें, प्रत्येक गुण जिनका हम मापन कर सकें, वह क्या कहलाता है, आपका भौतिक राशियां कहलाता है। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं मां के प्यार की, तो मां का प्यार एक गुण है, लेकिन क्या मां के प्यार का आप मापन कर सकते हैं कि आपकी मां कितनी किलो प्यार करती हैं आपसे? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे गुणधर्म, केवल और केवल ऐसे गुणधर्म जिनका क्या किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब अगर मैं अगले क्रम में बात करता हूं भौतिक राशियों के प्रकार की, तो जो भौतिक राशियां हैं उनको 2 आधार पर इनको हम बांटते हैं, एक दिशात्मक आधार और एक गुणात्मक आधार। दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि। गुणात्मक आधार पर जो राशियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां।
तो सबसे पहले ये सदिश और अदिश, ये तो आप बहुत पहले से छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो। जैसा कि आप सबको पता है कि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कैसी राशियां कहते हैं? उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सदिश राशियां। अब यहां पर जो मुख्य रूप से है वो ये तीनों पढ़ना है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, और आपको क्या पढ़ना है? पूरक राशियां। आइए समझाते हैं कि ये राशियां आपकी कौन कौन सी है, किसे कहते हैं। बारी बारी से आइए समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली राशि, जिसे मूल भौतिक राशि कहते हैं, तो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? कि वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित है, और साथ में वे राशियां जिससे अन्य भौतिक राशियां व्युत्पन्न की जा सकती हैं, यानी बनाई जा सकती हैं, अर्थात भौतिक राशियों की आधार राशियां होती हैं, इन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे गणित में कुल अंकों की संख्या 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी प्रकार से जो मूल भौतिक राशियां हैं, उन मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है वह कितनी है? वह टोटल संख्या 7 है। यानी कि जिस प्रकार से 0 से लेके 9 तक की, यानी कि 10 संख्याओं पर पूरा गणित आपका टिका हुआ है, उसी प्रकार से इन 7 राशियों पर ही आपका पूरा भौतिक विज्ञान टिका हुआ है। यानी कि इन 7 राशियों के आधार पर हम बाकी सभी भौतिक विज्ञान में आने वाली राशियों को बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है लंबाई। सबसे पहला कौन सा है आपका? लंबाई, द्रव्यमान, समय, फिर विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, और 7वां है ज्योति तीव्रता। इन भौतिक राशियों को बनाने के लिए अन्य किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे 100 को बनाने के लिए हमें 1 और 2 जीरो की आवश्यकता होती है। तो अगर मैथ के लैंग्वेज में अगर मैं इन राशियों को परिभाषित करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 मूल राशि नहीं है, क्योंकि इनको बनाने के लिए 1 की आवश्यकता पड़ी, 2 जीरो की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरह से अगर मैं वहां पर गणित के परिप्रेक्ष्य में इनका अर्थ समझाऊं, तो 100 मूल राशियां नहीं होगा। लेकिन 1 और 0, 1 को बनाने के लिए क्या किसी और अंक की आपने सहायता ली? क्या नहीं ली। तो इसी प्रकार से जैसे लंबाई है, तो लंबाई को बनाने के लिए आपने किसी भी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं ली। तो इस प्रकार से हम मूल भौतिक राशियों को समझ सकते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, तो आप प्यारे बच्चों क्या बताओगे? कि 7 मूल भौतिक राशियां हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 मूल भौतिक राशियों को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे बच्चों। अब आइए समझते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं। जैसे हमने बताया आपको कि 100 को बनाने के लिए, अगर गणित के परिप्रेक्ष्य में मैं समझाऊं, तो 100 को बनाने के लिए 1 और 2 जीरो की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं किसकी? क्षेत्रफल की। तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू में लंबाई, लंबाई इंटू में लंबाई। यानी लंबाई को जब 2 बार मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। जिस प्रकार से 1 को 2 बार मिलाने पर 11 बनता है, उसी प्रकार से लंबाई को 2 बार, लंबाई का आपस में गुणा कराने पर क्या मिलता है? आपको क्षेत्रफल मिलता है। तो लंबाई कैसी राशियां हैं? मूल राशियां हैं। तो लंबाई और लंबाई को मिलाकर के कौन बना? क्षेत्रफल। तो ये हो गई मूल राशियां, और मूल राशियों के सहयोग से जो राशियां बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई भी एक लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, और ऊंचाई भी तो एक लंबाई ही तो है ना। तो इस प्रकार से आयतन को हम लंबाई इंटू लंबाई कह सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि। लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि। अब इन तीनों से को मिला करके क्या बना? आपका आयतन। तो ये 3 मूल राशियों को मिला करके आपका बन रहा है आयतन। तो मूल राशियों को मिलाने से
मूल राशियों की सहायता से किसको बनाया जाता है, व्युत्पन्न राशियों को बनाया जाता है। परिभाषा को पढ़िएगा, वे राशियां जिन्हें मूल भौतिक राशियां द्वारा व्यक्त किया जाता है वे राशियां व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब देखिए आयतन को लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, इनको मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त किया गया, किसको, आयतन को। तो आयतन कैसा हुआ, व्युत्पन्न राशियां कहलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए फिजिक्स के अंदर एक समस्या हो गई। सबने, वैज्ञानिकों ने पहले क्या किया, ये तय कर दिया कि भाई देखो 7 मूल राशियां हैं हमारी, और जब वैज्ञानिक ने ये तय कर दिया कि मूल राशियां हमारे पास कितनी है बच्चों, 7। अब बाद में ये पता चला कि दो चीजें और हैं, जैसे एक कोण, दो रेखाओं के बीच में ये जो स्लोप है, ये ढाल है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो एक तो ये कोण, अब बताओ ये कोण किसकी की सहायता से बना है, क्या क्या लंबाई इसमें मिली है, क्या 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 इसमें द्रव्यमान मिला है, क्या क्या इसमें समय यानी कि सेकंड मिला है, क्या नहीं, इनकी सहायता नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कोण की, तो कोण भी एक प्रकार की मूल राशियां है। तो इसको, कोण को सर पूरक राशि में क्यों शामिल किया गया। अगर हम बात करते हैं यहां पे एक और आता है घन कोण, जैसे जो आप मार्केट में चना या बादाम भुनवा करके लेते हैं, उसमें आपको एक कागज का इस प्रकार से बना करके देता है, उसी में आपका यहां से जो आप भुनवाते हैं चना बादाम, इसी में डाल करके इसी में भर के दे देता है आपको, कागज को मोड़ करके। तो यहां पर देखिए अगर ध्यान से, तो यहां पर एक कोण बन रहा है बच्चों, यहां पर इसके अंदर में। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। इस कोण को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। तो दो कोण है, एक आपका ठोस कोण, एक आपका समतल कोण। ये दो चीजें ऐसी थी जो कि 7 मूल राशियों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये है मूल राशियां। अब देखिए हुआ क्या कि बच्चों देखिए फिजिक्स का निर्माण हो गया, किताबें छप गई और 7 मूल राशियां किताब में प्रिंट कर दिया गया। तो ये हुआ कि भाई ये तो दो राशियां ऐसी हैं जो छूट गई। तो इनको क्या किया गया कि जो मूल भौतिक राशियों को पूरा करें, अर्थात पूरक भौतिक राशियों के रूप में लिखा गया, जिसके अंतर्गत आ जाएगा समतल कोण और ठोस कोण या घन कोण, इसको कहते हैं कोण और घन कोण। तो इस प्रकार से हमने बच्चों समझा मूल भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां और पूरक भौतिक राशियां। अब आइए कुछ समझ लेते हैं। देखिए अगर भौतिक राशियों की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, भौतिक राशियों की बात करें, तो अगर आपको किसी भी चीज का वेट यानी कि अगर किसी भी चीज का वेट यानी कि अगर दर्शाना है द्रव्यमान को, जैसे आपने आलू लिया कितना किलो, आलू लिया आपने 10 किलो, आलू कितना लिया आपने 10 किलो। हमने आपको बताया सदिश और अदिश राशियां की ऐसी राशियां जिसे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। और जिसे केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। तो अगर हम द्रव्यमान को यहां 10 किलो में व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो केजी है ना, यह इसका द्रव्यमान का क्या है, मात्रक। द्रव्यमान का यह क्या है, मात्रक है। अगर मैं यहां पर केजी की बात करता हूं, तो ये जो केजी है वह द्रव्यमान का क्या है, मात्रक है केजी। और ये जो 10 है ना, यह आंकिक मान है, और इसी आंकिक मान को हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में कहते हैं बच्चों परिमाण। क्या कहते हैं, परिमाण। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए अगर उसके साथ परिमाण जुड़ा है, तो उस परिमाण के नाप तौल के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, मात्रक का उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं मात्रक की परिभाषा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनिट। मात्रक एक ऐसा मानक, इसको मान लिया जाता है। आपने क्या किया, 1 किलो क्या है, मान लिया गया है हमारे द्वारा। 1 किलो का जो आपका बाट होता है किलो वाला, वह मानक है, एक मान लिया गया है, एक आधार। तो ऐसा मानक आधार जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। अब आपका 1 किलो का इस प्रकार से आपका क्या है, 1 किलो का बाट है,
किलो का बाट है। अब अगर आप इसको 10 बार तौल दो तो कितना हो जाता है 10 किलो। तो आपने एक मानक बना लिया, एक क्या बना लिया, मानक बना लिया, जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने नाम दिया केजी। तो यही केजी क्या कहलाता है, आपका मात्रक कहलाता है। तो मात्रक एक ऐसा मानक आधार है जिसके गुणज के रूप में भौतिक राशियों को प्रदर्शित किया जाता है। उस राशि का उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रक कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि मात्रक आपको समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं मात्रक पद्धति को। मात्रक पद्धति क्या होती है बच्चों? मात्रक पद्धति को अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे देखिए, अगर आप भारत देश में रहने वाले हैं तो हमारे भारत देश की खासियत क्या है कि जब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कहते हो कि भाई साहब एक पाव क्या कर दो, एक पाव हमको क्या दे दो, टमाटर दे दो। तो हमारे भाई साहब दुकान वाले क्या करते हैं कि एक कुछ बाट, कुछ बटखरा, कुछ मानक चढ़ाते हैं तराजू पे और एक पाव टमाटर तौल करके आपको क्या कर देते हैं, दे देते हैं। लेकिन अगर इसी में आप इसी चीज को जाकर के अमेरिका में बोलो तो अमेरिका वाला एक पाव का मतलब समझेगा ही नहीं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों का बैठक हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों का क्या हुआ, बैठक हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि हम विश्व स्तर पर कुछ चीजें, जैसे आपका क्या है समय, समय को किसमें मापेंगे, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में मापेंगे। अगर बात करें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, द्रव्यमान को मापेंगे केजी में। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, केजी में मापेंगे। तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, और लंबाई, लंबाई को किसमें मापेंगे, तो बच्चों लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो ये चीज बैठ करके क्या किया गया, निश्चित किया गया, बैठ करके क्या किया गया, निश्चित किया गया। अब समय को अगर हम सेकेंड बोले तो अमेरिका वाला भी समझेगा, अगर द्रव्यमान को केजी बोले तो अमेरिका वाला भी समझेगा, रूस वाला भी समझेगा, जापान वाला भी समझेगा, इंडिया वाला भी समझेगा। लंबाई को अगर मीटर बोले तो इसको भी सारे देश वाले समझ जाएंगे। तो एक ऐसा बैठक हुआ जिसे सॉरी, जिसके अंतर्गत समय, द्रव्यमान और लंबाई, इन चीज को किसमें मापना है, एक निश्चित मानक तय किया गया, मानक पैमाना तय किया गया, जिसे हम एसआई मात्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक। अभी तक आपने एसआई मात्रक बहुत सुना होगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का एसआई मात्रक द्रव्यमान होता है। तो एसआई मात्रक का मतलब हमने समझाया बच्चों कि जैसे पाव हो गया तो पाव केवल इंडिया के लोग समझेंगे, लेकिन द्रव्यमान, पाव किसको माप रहा है, द्रव्यमान को ना। तो अब उसी द्रव्यमान को अगर हम एक स्टैंडर्ड पैमाना बना दें किलो का, तो इस किलो को हर देश के लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर यह फिक्स किया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसे हम कहते हैं एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में बच्चों इसको याद करके रखिएगा आप लोग कि एसआई पद्धति में क्या किया जाता है। तो एसआई पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, समतल कोण को रेडियन में, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और आइए समझाते हैं कुछ। जैसे अगर हम बात करें, जिस भी देश में जहां पर लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे हम फुट पाउंड सेकंड, एफपीएस पद्धति कहते हैं। जिस भी देश के लोग लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। यानी ऐसी पद्धति जिसके अंतर्गत लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश के द्वारा चलाई जाती है, ब्रिटिश में चलती है। अगर अगली पद्धति हम बात करें सीजीएस, किसी भी चीज का सीजीएस मात्रक आपने सुना है ना, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे हम कहते हैं सीजीएस पद्धति। ये गॉसियन पद्धति भी इसको कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा। तो सीजीएस पद्धति क्या है बच्चों? सी फार क्या हुआ? सेंटीमीटर, जी फार क्या हुआ? ग्राम, एस फार क्या हुआ? सेकंड। अगर हम बात करते हैं एफपीएस की, तो यहां भी देखिए एफ फार फुट, पी फार पौंड, एस फार सेकंड, फुट पौंड सेकंड। तो जिस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पौंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है, एफपीएस पद्धति। और सी फार सेंटीमीटर, और जी फार ग्राम, और एस फार सेकंड। तो जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। एक और आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होता है? जिसमें लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोमीटर में, और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। अब समझ में आई बात आपको कि ये जो पद्धतियां है ना, अलग अलग देश में अलग अलग फार्मूला था। देखिए, हो सकता है कहीं पे आप जाओ ना, तो किसी देश में जाओ ना, तो वहां पर जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान को इन्होंने किस में मापा? किलोमीटर में मापा। और लंबाई को किस में मापा इन्होंने? सॉरी, ये किलोमीटर, मीटर तो नहीं होगा, किलोग्राम। ये के फार क्या होगा? मीटर नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, किलोग्राम होगा, किलोग्राम होना चाहिए था, मीटर नहीं। ये तो आप लंबाई को मापेंगे किलोमीटर में ना। तो जिसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमकेएस पद्धति। और इंटरनेशनल लेवल पर जो मात्रक होते हैं, उनको हम एसआई पद्धति के अंदर क्या करते हैं? एसआई पद्धति के अंदर उनको क्या करते हैं? शामिल करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब आइए, जो नई चीज आपको सीखनी है वह है बीमाएं। बीमाएं क्या होती हैं? बीमाओं को आइए समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन यानी कि बीमाओं की, तो जो डायमेंशन यानी कि बीमाएं होती हैं, वे क्या होती हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मूल राशि पर लगाई जाने वाली क्या होती हैं? घातें होती हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि क्षेत्रफल की बीमा आप हमको बताइए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। अब लंबाई को हमने निश्चित किया कि किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर जो क्षेत्रफल की बीमा हो गई वह कितना हो गई? L2। L इंटू एल कितना हो गई? L इंटू एल। और इसको पढ़ेंगे L2। इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे हम, जो लंबाई की बीमा है इसको हम पढ़ेंगे क्या? L2 पढ़ेंगे। लंबाई की जो बीमा है इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम L2 पढ़ेंगे। और इसे बड़े वाले कोष्टक के अंदर हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। फिर से समझिएगा, जो बीमाएं होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को क्या करने के लिए? व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। किसी भी भौतिक राशि की बीमाएं उस राशि को दर्शाने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली बीमाएं होती हैं। एक बात आपको यहां पे याद रखना है इन सातों से संबंधित, जो लंबाई होगी, लंबाई की बीमा को हम कैपिटल एल से, जो द्रव्यमान होगा द्रव्यमान की बीमा को कैपिटल एम से, और समय जो होगा इसकी बीमा को कैपिटल टी से, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए, तापमान की बीमा थीटा या तो फिर कैपिटल के, और ज्योति तीव्रता जो है इसकी बीमा जो होती है स्मॉल सी होता है, और पदार्थ की मात्रा की जो बीमा होती है उसे हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। इस बात का आपको, इन सातों की बीमाओं को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमाएं क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उन पर, उनके मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती है। ठीक है। और बीमीय सूत्र, सूत्र जब जुड़ जाता है ना, तो देखिए मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। मुख्य रूप से हमारी बीमा या हमारी भौतिक राशियां ये तीन चीजों पर ज्यादातर डिपेंडेंट रहती है। एक द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन चीजें जो है। तो अगर हम किसी भी बीमा को इन लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में, अगर इनकी घातों के रूप में, लंबाई, समय और द्रव्यमान, इन तीनों की घातों के रूप में किसी भी बीमा को व्यवस्थित करके दर्शाते हैं, तो उसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। जैसे यहां पर समझिएगा उदाहरण, कि जैसे दिया हुआ है क्षेत्रफल,
अब अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू लंबाई। तो लंबाई की बीमा कैपिटल एल और दूसरे लंबाई की भी बीमा कैपिटल एल। अगर ऐसे देखा जाए तो इसकी बीमा हो गई L2 इस प्रकार से। लेकिन अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो हमने बताया तीन चीजें होती हैं, लंबाई, समय और द्रव्यमान। इन तीनों के रूप में जिसको दर्शाया जाता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों के रूप में अगर L2 है हमारे पास है तो इसमें केवल और केवल लंबाई है। लेकिन अगर हम इसको द्रव्यमान यानी कि m, लंबाई यानी कि l, समय यानी कि t, इन तीनों के रूप में दर्शाते हैं तो यहां पर लंबाई की घात तो 2 है तो यहां पे ये हो जाएगा L2, और द्रव्यमान की घात कुछ नहीं है तो द्रव्यमान की घात 0, और समय की भी घात कुछ नहीं है तो समय की भी घात 0। यानी कि अगर इसको लंबाई, समय और द्रव्यमान इन तीनों चीजों के रूप में इसे व्यक्त कर दिए तो बच्चों ये क्या बन गया आपका, ये बन गया सूत्र। और कैसा सूत्र बच्चों, तो विमीय सूत्र बन गया। कैसा सूत्र बन गया, विमीय सूत्र। यानी कि नॉर्मल विमा को जब हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में व्यक्त कर देते हैं, के समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो उसे हम विमीय सूत्र कहते हैं बच्चों। अब विमीय सूत्र को कैसे निकाला जाता है, आइए समझते हैं। क्षेत्रफल का तो आपने समझा कि क्षेत्रफल को हमने कैसे निकाला। अब दूसरा है आयतन। आयतन होता है लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा L इंटू L इंटू L, तो L3 हो जाएगा। लेकिन अगर विमीय सूत्र लिखना हो तो क्या लिखोगे, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों विमाओं के साथ। तो इसमें द्रव्यमान कहीं है नहीं, लंबाई है, लंबाई कितनी है, यल की घात 3 है तो L3 हमने इस प्रकार से लिख दिया। समय इसमें नहीं है तो समय को हमने T0 लिख दिया। अब ये बन गया किसका सूत्र बच्चों, आयतन का। देखिए रटना कुछ नहीं है, सूत्र कैसे बनता है आपको ये चीज समझना है ताकि आप दूसरे को भी समझा सको। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, इसकी बीमा क्या हो गई, यल। विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लंबाई एक प्रकार का है। तो ये L है, L की घात कितनी है, 1 है, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, द्रव्यमान है नहीं, समय है नहीं, तो m0 L1 T0 हो गया। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं अगले क्रम में वेग की, तो यहां पर अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन यानी कि लंबाई है एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट, तो ये L हो गया ऊपर में, और नीचे समय है तो नीचे क्या हो गया, T, L बाई T। एक चीज मैथ का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज जैसे एक बटे जो ये L है, L को अगर बटे के ऊपर ले जाएं तो इसकी घात ऐसे तो 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस का 1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। कहीं ऐसा है आपका कि L बटे M ऊपर में लिखा हुआ है और L को ऊपर से नीचे ले जाना है और इसकी घात कितनी है, प्लस का 1 है, तो जब ये M के पास जाएगा तो ऊपर 1 बचा, M के पास जाएगा L तो इसकी घात यहां पे कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। यानी कि जब कभी नीचे से कोई राशि ऊपर जाए या ऊपर से कोई राशि नीचे आए तो उसकी घात के चिन्ह में बदलाव हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इतना बस आपको याद रखना है। अब यहां पर जो बेसिकली ध्यान देना है, L बाई T है, यानी L की घात तो 1 है, लेकिन T जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, -1। द्रव्यमान इसमें है नहीं तो m0 L1 और T -1 हो जाएगा। इसकी बीमा किसकी, वेग की। ये भी याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। अब अगर हम बात करते हैं त्वरण, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग की विमीय सूत्र तो ये हो गया जो कि अभी आपने ये देखा। तो वेग में परिवर्तन कहे या वेग, तो ऊपर में वेग की बीमा हो गई, नीचे एक टी और आ गया। अब भाई ऊपर देखो टी 1 माइनस था, 1 माइनस टी जब ऊपर और आ जाएगा तो टी पे घात कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो m0 L1 टी इनवर्स 2 हो जाएगा। अब अगले क्रम में अगर हम बल को देखें तो बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण की बीमा हो गई m0 L1 T इनवर्स 2। तो यहां पर द्रव्यमान की बीमा होती है m और एक द्रव्यमान है तो m1 हो गया, और त्वरण की बीमा आपकी ये हो गई। तो यहां पर L1 और T इनवर्स 2 तो है ही, m की घात जो 0 थी उसमें जब ये वाला एक घात जुड़ जाएगा तो m1 हो जाएगा कि नहीं। तो
जो बल का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा M1 L1 T इनवर्स 2। तो बच्चों इस प्रकार से हम विमीय सूत्र को क्या करते हैं, बनाते हैं। एक और देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों कार्य की, अगर हम किसकी बात करते हैं, कार्य की, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। आप जान रहे हो कि विस्थापन तो एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, और बल की विमा अभी आपने पढ़ा M1 L1 T इनवर्स 2। तो इसमें L एक और जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, L एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 L2 T इनवर्स 2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य की विमा तो आपकी इतनी है जो कि अभी यहां पर हमने ज्ञात करी, कितना, M1 L2 T इनवर्स 2, और एक T नीचे है, तो ये T नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो एक माइनस क्या होगा, और बढ़ जाएगा इसमें, एक माइनस इसमें क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। देखो सर ने यहां पे एक और गलती करी है, M1 L2 यहां पे तो पहले से था, T इनवर्स 2 पहले से था, अब ये वाला भी T जब ऊपर जाएगा, ये वाला भी T जब ऊपर जाएगा तो एक माइनस और बढ़ेगा, और जब -2 में -1 और जोड़ता है तो कितना आता है, -3। तो यहां पर इसकी जो विमा हो जाएगी वह हो जाएगी M1 L2 T इनवर्स 3। आई बात समझ में, विमा को कैसे बनाया जाता है। सूत्र सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर सूत्र आपको पता है तो आप निश्चित तौर पर उसकी विमीय सूत्र को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब ये देखिए, हमने आपको बताया कि बीमा की परिभाषा में कि बीमा घातें होती हैं, मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। तो ये जो त्वरण है, त्वरण का जो बीमा होता है वह होता है M L1 और T इनवर्स 2, M0 L1 T इनवर्स 2। तो ये जो आपका -1 या -2 है ना, यह मूल भौतिक राशियों पर लगाई जाने वाली क्या है, घातें हैं, और इन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विमा कहते हैं। और जब हम द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ लिखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विमीय सूत्र कहते हैं। बताइए समझ में आ गई बात इतनी कि नहीं आ गई। अब यहां पर हम चलेंगे विमीय समीकरण, किसको पढ़ेंगे, अब यहां पर हम विमीय समीकरण को पढ़ेंगे। चलिए विमीय समीकरण भी हम समझ लेते हैं, फिर विमीय सूत्र के अनुप्रयोग को हम समझेंगे बाद में। यहां पर अगर हम विमीय समीकरण की बात करते हैं तो विमीय समीकरण यानी कि डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है, डायमेंशनल इक्वेशन जो होता है वह क्या होता है, समझिएगा कि भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। भौतिक राशि और उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, विमीय समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उसको विमीय समीकरण कहेंगे। अब विमीय सूत्र के जो अनुप्रयोग है उसको हमें पढ़ना है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर विमीय सूत्र के अनुप्रयोग जो है निम्नलिखित है, कुछ यहां पर नियम है, उन नियमों को हमें ध्यान में रख करके चलना है और हमें अपने फिजिक्स के अंतर्गत इन नियमों को क्या करना है, अप्लाई करना है। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसे आगे। और अगर हम पहला नियम की बात करें तो पहला कहता है विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी विमीय सूत्र की जांच करना। यानी कि विमीय समांगता सिद्धांत हमें यह कहता है कि जैसे गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, ये है, तो इसका जो विमीय समांगता सिद्धांत है वह कहता है कि जो इस v की विमा होगा, जो विमा इस v की होगी वही विमा इस u की भी होगी, और वही विमा इस एटी की भी होगी। यानी इसके बराबर जो कुछ भी जुड़ने और घटने वाला या गुणा या भाग होने वाली चीजें हैं उनकी विमाएं हमेशा क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर विमाएं समान नहीं हुई
तो किसी भी भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। यानी आप भी को u प्लस एटी आप तभी लिख सकते हो जब जितनी भी की बीमा है उतनी ही u की भी बीमा होगी और उतनी एटी की बीमा होगी, तभी जाकर के आप इस सूत्र को इस प्रकार से बराबर दर्शा के लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। यही आपका है विमीय समांगता सिद्धांत। तो आइए हम बात करते हैं विमीय समांगता सिद्धांत की। तो विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी सूत्र के सत्यता की जांच करने के लिए इस सूत्र की बाएं पक्ष की बीमाओं को लिखा जाता है तथा इसके पश्चात दाएं पक्ष की बीमा लिखी जाती है। अगर दोनों बराबर हों तो विमीय रूप से यथार्थ माना जाता है, जो कि हमने आपको बताया। तो यहां पर देखिए लिखा गया v बराबर u प्लस एटी, जहां पे v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण है और t आपका क्या है समय है। t आपका क्या है समय है। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं भी की बीमा की, तो अभी आपने पढ़ा कि त्वरण की बीमा की क्या होती है। त्वरण की सॉरी भी का यानी भी का मतलब क्या है वेग है ना, भी का मतलब क्या है वेग है। तो वेग की जो बीमा क्या है, वेग की बीमा m0 l t इनवर्स 1 आपने पढ़ा। u भी एक प्रकार का वेग है, चाल या वेग एक ही होता है, दोनों की बीमाएं सेम होती हैं। तो u का भी बीमा हो जाएगा m0 l t इनवर्स 1। अब प्लस त्वरण जो होता है, त्वरण की बीमा कितनी होती है, m0 l t इनवर्स 2 त्वरण की बीमा होती है। m0 होगा यहां पे, ध्यान ये देना है आपको। l t इनवर्स 2 होता है और साथ में इसके t है, समय है, तो समय की बीमा क्या हो जाएगी t। अब ये t के पावर 1 है, इस t के पावर -2 है। जब बेस बराबर हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। -2 में 1 जुड़ेगा, इसका भी बेस t है, इसका भी बेस t है, तो घात इसकी -2 है, ये -2 एक जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसकी भी बीमा आ जाएगी ml1 t इनवर्स 2, ml1 t इनवर्स सॉरी टी इनवर्स 2 नहीं, टी इनवर्स हो जाएगा, ये भी ये भी। अब देखो यहां पर ये तीनों की बीमाएं क्या है, समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी बराबर u प्लस एटी है वह यथार्थ रूप से विमीय दृष्टि से क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम जो विमीय समांगता सिद्धांत है उसके द्वारा हम चीजों को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए एक ट्विस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों। आइए देखते हैं आपका दूसरा एग्जांपल, जो कि आपके गति का दूसरा समीकरण है, जो कि आपका है s बराबर ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। अब यहां पर समझने वाली बात जो है, विमीय समांगता सिद्धांत ये कहता है कि जो बीमा इस s की होगी वही बीमा इसकी भी होनी चाहिए और वही बीमा इसकी भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं, ज्ञात करते हैं कि क्या ऐसा सत्य है क्या। अगर s की बात करें तो s एक प्रकार की दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई, तो लंबाई की बीमा केवल कितनी होती है, l होती है। तो m0 l1 t0, ये हो गया इधर के लेफ्ट हैंड साइड की बीमा। अब आइए बात करते हैं ut की। तो ut आपका क्या है, एक वेग यानी कि चाल है, वेग की बीमा होती है lt इनवर्स। तो m0 lt इनवर्स ये विमेय सूत्र हो गया और साथ में इसके t भी है, तो ये t की बीमा t हो जाएगी, कैपिटल T। अब ये t जब इसके साथ जुड़ेगा तो इस पे घात माइनस है, इस पे घात प्लस का 1 है, तो 1 और प्लस का 1, -1 प्लस का 1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये m0 था तो m0 हो गया, l1 है तो l1 हो गया, ये m0 l1 और t 0 हो गया। तो ये इसकी बीमा ये हो गई। अब बात करते हैं हाफ एटी स्क्वायर की। तो कोई भी अंक अगर आता है ना, तो अंक की तो कोई बीमा होती नहीं है, क्योंकि वो तो मान है, उसमें कोई डायरेक्शन या कोई दिशा या कोई बीमा तो होगी नहीं। बीमा किसकी होगी, एटी स्क्वायर की। तो त्वरण की जो बीमा है बच्चों, त्वरण की बीमा क्या होती है, L1 T इनवर्स 2। त्वरण की बीमा होती है m0 l1 और t इनवर्स 2 और इसके साथ t का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो एक साथ में और आपका हो जाएगा t का 2। t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पे t की पावर में -2 है, t के पावर में 2 है। अगर बेस बराबर है तो घातें जुड़ती हैं, तो ये +2 में ये -2 जुड़ेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी बीमा फाइनली कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा m0 है
L1 है, t का पावर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां से देखें तो इन तीनों की विमाएं क्या हो गई, समान हो गई, यानी कि यह सूत्र यथार्थ रूप से विमीय दृष्टि से सही है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर आपने बोला था कि इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है सर? अब देखिए, अगर मैंने यहां पर बीमा निकाला s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर का, अब अगर इस सूत्र को मैं बदल करके यहां पर ये बना दूं s बराबर ut प्लस इस हाफ के जगह पर 10 at का स्क्वायर कर दूं, तो भी विमीय दृष्टि से ये भी सही हो जाएगा, विमीय दृष्टि से ये भी सही हो जाएगा। तो लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये नीचे वाला सूत्र जो है ये भौतिक रूप से यथार्थ नहीं है। तो कोई जरूरी ये नहीं है कि जो सूत्र विमीय रूप से यथार्थ है तो वह भौतिक रूप से भी यथार्थ यानी कि पक्का होगा, सही होगा, तो ये निश्चित नहीं है। क्योंकि आपने यहां एग्जाम्पल देखा कि 1/2 के जगह अगर 10 हो, अगर 100 हो, अगर 1000 हो, तो भी यह विमीय रूप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि विमाएं विमीय समांगता सिद्धांत का पालन करेगा। लेकिन अगर भौतिक रूप से भौतिकता के साथ देखा जाए तो भौतिक रूप से क्या यह सूत्र सही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है सही। सही तो आपका बस यही है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है नोट पॉइंट के अंदर कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से सही हो तो वह भौतिक रूप से भी सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। s बराबर ut प्लस एटी स्क्वायर विमीय रूप से सही है, परंतु गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ना कि ut प्लस एटी स्क्वायर। तो यदि कोई सूत्र विमीय रूप से गलत हो तो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर विमीय रूप से कोई सूत्र गलत हो गया तो वह भौतिक रूप से भी गलत होगा, सही नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं। अगर विमीय रूप से सही है तो कोई जरूरी नहीं है कि भौतिक रूप से सही हो, लेकिन अगर विमीय रूप से गलत है तो वह भौतिक रूप से भी गलत होगा, यह निश्चित है। तो इस प्रकार से इनको समझ सकते हो। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विमीय सूत्र के द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि के मध्य संबंध कैसे स्थापित करते हैं, आइए समझते हैं। एक आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर क्या है, निर्भर करती है। ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये बात आपको दिया है, ऐसा दिया गया है। विमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर इन तीन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित रख कीजिए। आपको बस एकमात्र संबंध दिया गया है कि जो आपकी ऊर्जा है वह द्रव्यमान और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है। अब हमने एक इनके बीच में संबंध दर्शाया कि जो E है यानी कि E फॉर ऊर्जा, M फॉर द्रव्यमान, C फॉर वेग। तो हमने कहा कि जो ऊर्जा है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, तो अगर निर्भर करती है तो इसे हमने बस दर्शाया कि E प्रोपोर्शनल टू MC। निर्भर करने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, अगर इसको घटाया जाएगा तो ये अपने आप घट जाएगा। और इस प्रोपोर्शनल का भी मतलब समझ लीजिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ लीजिए। अनुक्रमानुपाती का भी मतलब यह होता है कि अगर एक में परिवर्तन किया गया तो दूसरे में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात अगर इसको बढ़ाते हैं हम, प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां से हमने यही तो बोला था ना कि जो ऊर्जा है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो हमने इस प्रकार का संबंध एक क्या किया, दर्शा दिया कि जो ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है बच्चों, द्रव्यमान पर। अब यहां से E बराबर, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है वो हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे हम K कहते हैं। K की यहां पर कोई विमा नहीं होगी क्योंकि नियतांक एक स्थिरांक है। जैसे आपने गति के समीकरण में देखा कि 1/2 की कोई विमा नहीं होती क्योंकि ये निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि को विमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहां पर K एक निश्चित राशि है जो कि नियतांक है। नियतांक का मतलब निश्चित। तो नियतांक आया, हम मान ले रहे हैं कि m की घात
x है और c की घात कितनी है y है। m की घात x और c की घात कितनी है y है। ये चीज हमने मान लिया और इसको मान के हमने बना लिया समीकरण नंबर 1। अब यहां से देखिए E की जो ऊर्जा की बीमा हो जाएगी, ऊर्जा की बीमा कितनी हो जाएगी बच्चों, ML2 T इनवर्स 2 हो जाएगी ऊर्जा की बीमा। आपके बुक में बहुत सारी बीमाएं दी हैं, आप निकाल करके उसको जरूर देखिएगा। तो ऊर्जा की बीमा जो है वह हो जाएगी आपकी ML2 और T इनवर्स 2। अब जो द्रव्यमान की बीमा होगी वह कितनी होगी, M1 और L0 T0। अब इसकी पावर में x है तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पे x लगा दिया। अब जो c यानी कि वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, m L1 और t इनवर्स होती है, तो इस पर y घात है तो y हमने लगा दिया। अब x और y के जगह पर क्या होगा, इस चीज को हमें ज्ञात करके संबंध को देखना है। अब आपको यहां पे तो इधर आपका सेम है ML2 T इनवर्स 2 है। अब x को अंदर अगर हम भेजें तो m1 से मल्टीप्लाई करेगा तो m की पावर x हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो m की पावर x और l की घात 0 t की घात 0, ये हो गया। इधर में y जब मल्टीप्लाई करेगा तो m की पावर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y और 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का y, ये हो गया आपका। अब अगले क्रम में अगर इसे और आगे सिंप्लीफाई करें तो यहां पर अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, इन दोनों को यहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो m की पावर x है, देखिए यहां पर m की पावर x है और यहां पे m की पावर क्या है, 0 है। इन दोनों का बेस, इसका भी बेस m है, इसका भी बेस m है, और जब बेस बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो हमने m की घात को जोड़ा तो x प्लस 0 जोड़ दिया, और l की घात 0 है, यहां पे l की घात y है, दोनों का बेस l है, घातें जुड़ जाएंगी, 0 प्लस y यानी कि y। t की पावर में यहां पे माइनस का y है और यहां पे 0 है, तो 0 और माइनस y ये जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट हमारे पास आया ये तो आपका सेम चल रहा है यहां पर, बस ये जो जुड़ा आपका वह हो गया m की पावर x, l की पावर y और t की पावर माइनस का 2। अब चूंकि सभी को अगर हम बराबर कर दें, सब देखिए यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों पक्ष क्या है, आपस में बराबर है। और ये बराबर कब होगा, जब x की पावर में 1 होगा, y के पावर में 2 होगा और t के पावर में कितना होगा, -2 होगा। तो यहां से आपने देखा कि अगर इनकी कंपेयर करें, तुलना कराएं, तो x के जगह पर क्या है, यहां पे 1 है, y के जगह पर क्या है, 2 है, यहां भी y की जगह पर क्या है, 2 है। तो x का मान 1 आ गया और y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे इसकी सूत्र को किस प्रकार से हम इसमें संबंध स्थापित करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब जो हमने बीमा को माना था यहां पर स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में अगर मैं ले जा करके देखूं चलूं, तो यहां पर हमने देखिए ये बनाया था समीकरण 1। तो समीकरण 1 से अगर ले लें तो E बराबर हमारे पास था K इंटू M की पावर X इंटू C के पावर Y। तो यहां से अगर हम देखें तो E बराबर आपका K है ही, X का मान कितना आया, 1 आया, x का मान कितना आया, 1 आया, तो m की पावर n 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हो गया c का y का, c के पावर y है, y का मान कितना आया, 2 आया। तो यहां से आपने देखा, यहां से आपने ये देखा कि E बराबर आपका आ गया k इंटू एम सी स्क्वायर। तो जहां पे k एक नियतांक है, स्थिरांक है, तो इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे हम कह सकते हैं बच्चों, अगर स्थिरांक के मान को हम 1 मान लें तो इसे कह सकते हैं बच्चों E बराबर mc का स्क्वायर, E बराबर mc का स्क्वायर। तो यहां पर हमने विमीय सूत्र की सहायता से आपको क्या बताया, किसी भी राशियों के मध्य संबंध को स्थापित करना। अब आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, हम ये कहते हैं कि जो बल है द्रव्यमान और त्वरण पर क्या करता है, निर्भर करता है। सेम यही लॉजिक आपको लगाना है जैसा कि हमने उस सवाल में लगाया, और आपको इसको सिद्ध करना है क्या, इसको सिद्ध करके दिखाना है F बराबर ma। और जिस भी बच्चे का ये हो जाएगा वह बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा, वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा क्या, HW क्लियर, क्या लिखेगा, HW क्लियर। चलिए
अब इसके बाद कुछ इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसको आइए थोड़ा-सा समझ लेते हैं। हालाँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। आप लोग मैं समझ सकता हूँ कि स्टडी आपकी बोरिंग हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी चीज़ें समझनी है। अगर आप यहाँ पर नहीं समझते हो, तो आपको फिर अगले आने वाली स्लाइड में फिर शुरू से समझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं समय लूँगा, 10 या 5 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा यहाँ पर है कि किसी भी भौतिक पहला था आपका क्या? पहला था कि विमीय समांगता सिद्धांत के आधार पर भौतिक सूत्रों की जांच करना। दूसरा आपका क्या था कि विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना। तीसरा आपका क्या है, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। आइए समझते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर 1 किलोमीटर है तो उसे हम वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। यानी कि आइए इसको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में हम समझने बदलने के लिए किस प्रकार से बीमा का उपयोग करते हैं, आइए समझते हैं। अब हम बात करते हैं परिमाण की, तो परिमाण बराबर आपका होता है आंकिक मान तथा उसके साथ आती है इकाई। आंकिक मान और उसके साथ क्या आ जाता है, इकाई आ जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका आंकिक मान है, इसके साथ में जो ये मीटर जुड़ा हुआ है ये इकाई है। एक क्या है, आंकिक मान है, इसके साथ में जो जुड़ा है वह क्या है, इकाई है। तो इस प्रकार से हम किसी भी परिमाण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये चीज आप जानते हो। अब अगर हमें इस परिमाण को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में क्या करना है, बदलना है, तो परिमाण को यहां पर हमने किससे प्रदर्शित किया, एन से प्रदर्शित किया, और यूनिट को किससे प्रदर्शित किया, हमने यू से प्रदर्शित किया। तो चूंकि एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति में हमें बदलना है, तो ये परिमाण जो लिखा हुआ है ये आंकिक मान और इनटू में यूनिट यानी कि इकाई है। तो पहले आंकिक मान को हम n1 और पहले यूनिट को u1, दूसरे आंकिक मान को n2 और दूसरे यूनिट को हम u2 से प्रदर्शित करते हैं। अब जो भौतिक राशि है उसकी विमा जो है वह कितनी, अगर लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में दर्शाएं तो m की पावर, मान लेते हैं कि m की पावर a है और l के पावर b है और t के पावर क्या है, c है। अब ये भौतिक राशि की विमा है और ये भौतिक राशि का परिमाण है। ये दो चीजें हमने यहां पर लिखी है। अब यहां पर अगर हम इस भौतिक राशि की विमा लिखते हैं तो इस भौतिक राशि की विमा क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। ये जो n1 है, n1 एक परिमाण है, n1 आंकिक मान है। जैसे आपने देखा था कि 1/2 की कोई विमा नहीं, 10 की कोई बीमा नहीं, किसी भी आंकिक मान की कोई बीमाएं नहीं होती, तो n1 की कोई बीमा नहीं होगी, n1 बाहर चला जाएगा। u1 यानी कि यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 में हमने इसकी भौतिक राशि को किससे दर्शाया है, m की पावर a और l के पावर b और t के पावर c, इस प्रकार से हमने दर्शाया है। तो पहली यूनिट की बात कर रहे हैं तो m1 l1 t1 के पावर में क्रमशः a b c हमने दर्शाया। n2 भी बाहर चला जाएगा और इसकी बीमा अगर लिखेंगे तो m2 l2 और t2 के पावर क्रमशः a b c आ जाएगा। अब अगर हमें एक भौतिक राशि की बीमा को दूसरी भौतिक राशि में क्या करना है, मात्रक में बदलना है, तो अगर हम यहां से n2 का मान ज्ञात करें तो इसको उठा करके हम बॉर्डर के इस पार भेजेंगे और ये जब बॉर्डर के इस पार आएगा तो n2 के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n1 के साथ। आइए ये आपका भाग में हो गया। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं। इधर आपका n2 है, इसके साथ n1 आपका था ही, ये क्यों बार बार आ जाता है, इसके साथ n1 था ही, और इस ऊपर में m है, नीचे में ऊपर में m1 है, नीचे में m2 है, दोनों की पावर a है, तो m1 इंटू m2 दोनों की पावर में हमने a लगा दिया। l1 l2 इस प्रकार से, इसकी पावर में b, t1 t2 इसकी पावर में क्या हो गया, c हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सूत्र निकल करके आ गया ज्ञात करने के लिए। अब इस सूत्र का उपयोग हम कैसे करते हैं, किसी भी राशि को एक राशि से दूसरे राशि में बदलने के लिए। आइए हम समझते हैं। यहां पे लिखा है 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होगा। अब ये डायन वो चुड़ैल वाले डायन नहीं है, ये डायन आपके बल का मात्रक है।
एक बल का किसी पद्धति का मात्रक है डाइन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा ये हमें पता लगाना है विमीय सूत्र का उपयोग करके। यहां पे ये देखिए आंकिक मान है, ये आपका परिमाण है, सॉरी। तो ये यहां पर अगर देखा जाए तो ये 1 आंकिक मान है, न्यूटन क्या है, इसका यूनिट है। यहां पे यूनिट इसका आंकिक मान इसका नहीं दिया है, यूनिट दिया हुआ है डाइन, और यहां पे आंकिक मान क्या आएगा हमें ये पता करना है। हमारे पास सूत्र आपका होता है ये N1 U1 बराबर N2 U2, ये हम जानते हैं, अभी हमने सीखा भी। अब एक की तो बीमा होगी नहीं, और न्यूटन यानी कि बल का मात्रक है, और बल की बीमा होती है M1 L1 एम एल टी इनवर्स 2 होती है बल की बीमा। तो इसको हम पहला यूनिट है इसलिए M1 L1 और T1 से दर्शाते हैं। अब चूंकि दोनों पे बराबर का चिन्ह लगा है तो यहां पर दोनों भौतिक राशियों की बीमाएं समान होंगी, लेकिन इसकी बीमा को हम M2 L2 और T2 से दर्शा रहे हैं। चूंकि बीमाएं समान होंगी तो यहां पर जो हमने बीमा लिखी वही बीमा की घात यहां भी लिख दी। अब अगर हमें N2 का मान ज्ञात करना है, भाई डाइन का मान ज्ञात करना है, डाइन N2 के जगह पर है यहां पे क्वेश्चन मार्क, तो N2 का मान ज्ञात करने के लिए इसको उठा करके इस के पास भेजना पड़ेगा, और ये जब इसके पास आएगा तो भाग में जाएगा। तो यहां हमने लिखा कि N2 बराबर ये नीचे वाला उठ करके आ गया भाग में। अब यहाँ पे M को अलग कर लेते हैं, L दोनों ऊपर नीचे के L को अलग कर लेते हैं, और P को भी अलग कर लेते हैं। तो यहां से N2 बराबर M, ऊपर में M1 है, नीचे में M2 है। तो जो द्रव्यमान है उसकी बीमा क्या होती है kg, और यहां पर डाइन जो है कौन सा मात्रक है, डाइन डाइन जो है सीजीएस मात्रक है, बल का डाइन क्या है, सीजीएस मात्रक है। तो सेकेंड वाला मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक होगा। तो यहां m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो सीजीएस में मात्रक होता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो यहां सेकंड से तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेकंड से सेकंड आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, यहां पे बचा देखिए ऊपर में केजी बचा, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। यहां ऊपर में मीटर बचा, नीचे सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो यहां N2 बराबर अगर देखा जाए, N2 बराबर अगर देखा जाए तो कितना आ गया, इधर 1000 है, तो 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 100, 1000 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो 10 की पावर में कितना जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो है, तो 10 की पावर में 5। N2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 5, और साथ में क्या था, डाइन। तो N2 बराबर 10 टू पावर 5 डाइन हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में क्या करते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। अब यहां पर 1 जूल बराबर कितने अर्ग दिया हुआ है, जूल कार्य का एसआई मात्रक है, और अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक है। इसे आप लोग को खुद से क्या करना है, बनाना है, और आंसर आपका आएगा 1 जूल बराबर 10 टू पावर 7 अर्ग। ये आपको क्या करना है, बताना है। अब बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज की जो ये वीडियो रही यह आपको कैसी लगी। यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगेगी, इस प्रकार से अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा आपको, इस प्रकार से अगर पढ़ाया हुआ में नोट्स बनाने में आपको सुविधा हो रही होगी, तो निश्चित तौर पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तो हम इस पैटर्न को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।